औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑनलाइन सीरीज़ का M2 फिज़िक्स सेकेंड ईयर और चैप्टर नंबर 20 जो है वो हमने स्टार्ट किया था कल, और आज चैप्टर नंबर 28 के अंदर हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है इसको डिस्कस करना था। यस्टरडे मैंने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब एटम्स एक्साइट और डीएक्साइट होते हैं तो उनके अंदर से जब रेडिएशंस निकलती हैं तो रेडिएशंस के निकलने की सूरत में ये जो रेडिएशन जो स्क्रीन के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स बनाती हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटम का स्पेक्ट्रम। और वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के जिसमें हम एटम्स के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। ये कल हमने स्टडी किया था। तो आज हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ का स्टडी करनी है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का वो कंटेन करता है वेवलेंथ इन डेफिनेट रेगुलरिटी। ठीक है, डेफिनेट रेगुलरिटी होती है, और ये जो रेगुलरिटीज़ होती हैं ये क्लासिफाइड होती हैं इन सर्टन ग्रुप्स। इनको मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट, स्पेक्ट्रम जो है किसी भी एलिमेंट का कंटेन्स, वो रखता है, कंटेन करता है वेवलेंथ इन डेफिनेट रेगुलरिटी। ठीक है, और these regularities are divided into different groups which are known as spectral series। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का, यानी कि जब हम स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट का चेक करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर रेडिएशंस होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की इन डेफिनेट और रेगुलरिटी। डेफिनेट रेगुलरिटी का मतलब है कि हर जो रेडिएशन है डिफरेंट कलर की उसके साथ एक डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये जो रेगुलरिटीज़ होती हैं, ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और उन ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज़ का। ठीक है जी, तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ एसोसिएटेड हैं उनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ का नाम देते हैं। तो जो फर्स्ट सीरीज़ पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुई थी, ठीक है, और वो फर्स्ट सीरीज़ पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुई थी हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम जो होता है दैट इज़ द सिंपलेस्ट एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट एटम है, और जो पहली हुई थी इसको कहते हैं बाम्बर सीरीज। तो जो पहली इस तरह की सीरीज थी जो आइडेंटिफाई हुई थी वो जे बाम्बर ने 1885 में इसको स्टडी किया था इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
द फर्स्ट सीरीज is identified by J.J. Bomber in 1885 in the spectrum of हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। तो जो पहली सीरीज थी, यानी कि ये जो रेगुलरिटीज थी जिनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, इसके अंदर पहली सीरीज जो आइडेंटिफाई हुई थी वो जे बामर ने 1885 में जो हाइड्रोजन एटम था उसके स्पेक्ट्रम में इसको ऑब्जर्व किया था। तो हाइड्रोजन एटम मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज द सिंपलेस्ट एटम, और ये जो सीरीज आइडेंटिफाई हुई थी इस सीरीज का नाम था बामर सीरीज। दिस सीरीज is known as बामर सीरीज। तो ये सीरीज जो है इसको बामर सीरीज का नाम दिया गया, यानी कि इसी साइंटिस्ट बामर के नाम पर इसको बामर सीरीज का नाम दिया गया। तो अब आप देखें कि जब ये जो बामर सीरीज इसने ऑब्जर्व की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ जो है वो प्रेजेंट थी इस तरह। ठीक है, इसमें यहां पर ये 656 नैनोमीटर थी, इधर 465 नैनोमीटर, और यहाँ पर 434 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो है ये रेड कलर था, ये हमारे पास ब्लू था, और ये हमारे पास ब्लू ग्रीन था, और ये ब्लू था। इस तरह डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। यानी कि आपके पास जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे बामर सीरीज के अंदर, तो एक ही कलर नहीं था आपके पास आ रहा कि जिस सिर्फ ब्लू कलर की रेडिएशंस निकल रही थी या वाइट कलर की रेडिएशंस निकल रही थी या रेड कलर की रेडिएशंस निकल, नहीं, तमाम कलर की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही थी। ठीक है, इसीलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, अब ये जो बामर सीरीज थी, ये जो इंट्रोड्यूस करवाई थी बामर ने, इसको एक्सप्रेस किया 1896 में मैथमेटिकली। इट वाज एक्सप्रेस्ड in 1896 by Rydberg in the form of a mathematical formula। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फार्मूलिज्म में रिडबर्ग ने चेंज किया। रिडबर्ग भी जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने 1896 में, और इसने फार्मूला दिया कि 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2² माइनस 1/n²। और इसमें RH जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 1.0974 10⁻⁴
7 मीटर इनवर्स होती है और इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है जी, दिस इज नोन एज रिडबर्ग। तो रिडबर्ग जो है, जो ऑब्जर्वेशंस ली थी बामर ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की, उसको पहली दफा जो फार्मूले में कन्वर्ट किया, वो किसने कन्वर्ट किया? वो रिडबर्ग ने उसको कन्वर्ट किया और उसने ये फार्मूला दिया 1/λ RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो बामर सीरीज जो है ये लाई करती है इन द विजिबल पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विजिबल पोर्शन के अंदर, यानी कि ये उस पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाई करती हैं जहां पर हम रेडिएशंस को देख सकते हैं। तो बामर सीरीज lies in the visible portion of the hydrogen spectrum। विजिबल यानी कि इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सीरीज भी हैं, ठीक है। बामर सीरीज जो है ये तो विजिबल में लाई, लेकिन कुछ और सीरीज हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड में लाई करते हैं। देयर आर सम अदर सीरीज which lies in ultraviolet and infrared regions। तो कुछ सीरीज इनमें भी लाई करते हैं, लेकिन बामर जो है वो विजिबल में लाई करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो दूसरी सीरीज है जो कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड में लाई करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज आती है, ठीक है, वो है लीमैन सीरीज। लीमैन सीरीज जो है, इसका फार्मूला जो है वेवलेंथ का, वो है 1/λ RH 1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहां पर n जो है वो कितना है? वो 2 3 4 एंड सो ऑन है। तो ये जो लीमैन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट पोर्शन में लाई करती है। इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट पोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट पोर्शन जो है उसके अंदर लाई करती है। और अल्ट्रा वायलेट पोर्शन आपको पता है कि ये पोर्शन जो है ये विजिबल नहीं होता। सिर्फ बामर सीरीज जो है वो विजिबल में लाई करती है, बाकी जितनी सारी सीरीज हैं वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती। और इनमें से एक ये पहली सीरीज है जिसको हम कहते हैं लीमैन सीरीज। और लीमैन सीरीज जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करती है, और अल्ट्रा वायलेट रीजन हमें पता है कि दैट इज नॉट विजिबल।
अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास अगली सीरीज जो है उसको हम कहते हैं पास्चन। पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज का जो वेवलेंथ का फार्मूला है वो 1/λ RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n², और n यहां पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन जाता है। तो ये किसमें लाई करती है? इंफ्रारेड। इट लाइज इन द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ये इंफ्रारेड पोर्शन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ये उसके अंदर लाई करती है। और आपको इस बात का पता है कि जो इंफ्रारेड भी है पोर्शन वो विजिबल नहीं होता। ये सारी रेडिएशंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम होता है वो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक जाता है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, एक्स रेज और गैमा रेज होती हैं। तो ये वाली जो पास्चन सीरीज है ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अब उससे अगली जो है उसको हम कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज का जो फार्मूला है वो है 1/λ RH 1/4², और यहां पर n जो है वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन के बराबर है। ये लाई करता है, इट लाइज इन द इंफ्रा रेड पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इंफ्रारेड पोर्शन जो है हाइड्रोजन एटम का उसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इससे जिसको हम कहते हैं प्रोफंड, प्रोफंड सीरीज। प्रोफंड सीरीज जो है इसका फार्मूला 1/λ RH 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और यहाँ पर n जो है वो 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन जाता है। और ये जो है ये भी लाई करती है इंफ्रारेड पे। इट ऑल्सो लाइज इन द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये भी जो इंफ्रारेड पोर्शन है हाइड्रोजन एटम का, ये भी उसके अंदर जो है वो लाई करती है। तो अब हमने ये जितनी रेगुलरिटीज आ रही थी, यानी कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स आ रही थी, वो सब की सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर जितनी ऑब्जर्व हुई वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि सब की वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, एक जैसी वेवलेंथ नहीं है, सबकी वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारी जो सीरीज हैं ये क्या डिस्क्राइब करती हैं? दे डिस्क्राइब द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ बामर सीरीज जो है वो लाई करती है इन द विजिबल रीजन।
आप कह सकते हैं कि दिस इज known as the line spectrum of hydrogen atom, in which only Balmer series lies in the visible region। तो ये सारा जो आपने जितनी सीरीज पढ़ी है ठीक है, ये जितनी सीरीज आपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, प्रफंड, ये सारी सीरीज जो हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और ये सारी सीरीज जो है ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना रही हैं, जिसको कि हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो बना रही है और उसमें से सिर्फ एक सीरीज जो है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, बाकी सारी सीरीज जो हैं वो विजिबल रीजन के अंदर नहीं लाई करती। बाकी सारी सीरीज जो हैं उनमें से 3 जो हैं वो इंफ्रारेड में लाई करती हैं और एक जो पास्टन है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर, एक जो लेमैन है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर लाई करती है, पास्टन, ब्रैकेट और प्रफंड जो है ये इंफ्रारेड के अंदर लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सीरीज जो थी ये ऑब्जर्व हुई थी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको कि हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम भी। अब नेक्स्ट जो हमने चीज स्टडी करनी है वो हमने करना है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जो हमारे पास एम्पिरिकल रिजल्ट्स आए थे, जो रिडबर्ग ने, ये पीछे जो फार्मूले आपने पढ़े हैं ये एम्पिरिकल रिजल्ट्स थे जो रिडबर्ग ने मैथमेटिकल फार्मूले दिए थे। तो नील बोहर ने 1913 के अंदर एक मॉडल जो है वो फार्मूलेट किया हाइड्रोजन एटम का। बोहर ने इसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ किया और प्लांक की क्वांटम थ्योरी को भी यूज़ किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक सेमी क्लासिकल थ्योरी मॉडल है, यानी कि ये ना तो कंप्लीटली क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है और ना ही ये कंप्लीटली क्लासिकल थ्योरी जो है उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो रिडबर्ग ने जो इंफॉर्मेशन दी थी, रिडबर्ग की इंफॉर्मेशन को आगे एक्सटेंड किया 1913 में नील बोहर ने। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एम्पिरिकल results of Rydberg, Neil Bohr in 1913 formulated a model of hydrogen atom। तो जो एम्पिरिकल रिजल्ट्स थे, ये जो एम्पिरिकल फार्मूले आपने वेवलेंथ्स के देखे हैं, ठीक है जी, ये जो वेवलेंथ्स के आपने फार्मूले देखे हैं डिफरेंट सीरीज के, जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई कर रहे हैं, ये एम्पिरिकल रिजल्ट्स थे जो कि रिडबर्ग ने बनाए थे। और इन एम्पिरिकल रिजल्ट्स को, यानी कि ये जो रिजल्ट्स थे ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो लिहाजा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम चूंकि स्टडी हो गया था, तो फिर नील बोहर ने ये जो उसको इंफॉर्मेशन नील बोहर के पास आई थी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की,
उसकी बुनियाद के ऊपर उसने एक मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का उसको रिप्रेजेंट किया। और ये मॉडल जो था इसके अंदर बोहर ने दोनों थ्योरीज यूज की। इन दिस मॉडल बोहर यूज्ड both theories. Number one, classical physics, और number two, quantum theory of Planck। ठीक है जी, इस तरह ये दोनों थ्योरीज यूज की, क्लासिकल थ्योरी भी और क्वांटम थ्योरी भी, क्लासिकल फिजिक्स भी और क्वांटम फिजिक्स जो है इसको भी इसने यूज किया। तो इसका मतलब है कि जो नील बोहर का मॉडल था ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल था हाइड्रोजन एटम का। ठीक है जी, सो नील बोहर मॉडल is a combination of classical and quantum physics. Therefore, it is known as, इसलिए हम इसको it is known as semi classical model of hydrogen atom। चूंकि इस मॉडल के अंदर नील बोहर ने दोनों क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स यूज की थी। आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स जो है उसको ओरिजिनेट करने वाला प्लांक था, जिसको बाद में आके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और वेव प्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया। वहां से क्वांटम थ्योरी जो उसको आगाज हुआ। ठीक है, और दूसरी क्लासिकल फिजिक्स है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर जो है वो बेस करती है। तो जो नील बोहर ने जब ये देखे कि जो रिजल्ट्स थे, एम्पिरिकल रिजल्ट्स जो आए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से जो उसको ऑब्टेन हुए, तो उसने क्या किया कि इन रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन किया, और क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करके उसके लिहाज से एक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम का डेवलप किया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही क्यों लिया गया। ठीक है, कोई और एटम लेकर का हमने उससे क्यों नहीं जो है वो बोहर का मॉडल बना लिया। तो वजह यह है कि हाइड्रोजन का जो एटम है दैट इज द सिंपलेस्ट एटम। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम जो है इट इज द सिंपलेस्ट एटम। हेंस हाइड्रोजन एटम
is the simplest atom. इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो ज़ाहिर बात है कि हम फिर किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा फिजिक्स में जब भी किसी मॉडल को स्टडी किया जाता है तो वो सिंपल से ही उसको स्टार्ट किया जाता है और फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है आगे मुश्किल चीज़ों के ऊपर। तो चूंकि हाइड्रोजन एटम सिंपलेस्ट था इसलिए बोहर ने इसको यूज़ किया। ठीक है, अब आज अभी लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। तो कल जो है फिर मैं आपको जो है ये बोहर के पास्टुलेट्स, यानी कि ये जो उसने मॉडल दिया था ये क्या था, बोहर के पास्टुलेट्स जो हैं उनको बताऊंगा और फिर उससे हम बोहर ऑर्बिट का रेडियस और हाइड्रोजन एटम का जो ये एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।